एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट का रैपिड रिविजन करेंगे। दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन आरजीएस एग्जामिनेशन, और आई गेस जीजीएस में भी ये पूछा जाता है, तो ये रैपिड रिविजन उन बच्चों के लिए भी सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हम लोग करेंगे, तो ये बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए। डिग्लॉट एडिशन में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिग्लॉट एडिशन के लिए अगर आप डिग्लॉट एडिशन से पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश तो प्रिपेयर हो ही रहा है, साथ साथ आपका हिंदी भी प्रिपेयर हो रहा है, विच इज़ गुड फॉर योर ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ठीक है, राजस्थान में नहीं आती बट जिन स्टेट्स में आती है, तो बेसिकली यू शुड प्रेफर डिग्लॉट एडिशन बेयर एक्ट्स। ओके, शुरू करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से। तो सबसे पहले तो असेंट और एनफोर्समेंट की बात आती है और एक्ट नंबर की बात आती है। तो असेंट मिली थी 16 मई 1954 और एनफोर्समेंट में आया था 1 अक्टूबर 1954। ओके, 1954 ही बोला है मैंने। एंड 1 अक्टूबर 1962 को ये जो है एनफोर्स हुआ था। तो प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की एनफोर्समेंट डेट 16 मई 1954 एंड इनएक्ट कब हुआ था, या लिख लो कमेंसमेंट पूछा जा सकता है। कमेंसमेंट दे करके पूछ लेंगे, या एनफोर्समेंट दे करके पूछ लेंगे, या व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स, सारी बातों का मतलब सेम है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1962। एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। ठीक है, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले जो बेसिक बात है ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम सेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप देखो तो इसमें जो आपकी डेफिनेशन क्लॉजेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके लिए सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जो सेक्शन है मोटे मोटे मेंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, सेक्शन 3 सेक्शन 4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं और यहीं से जो है प्री के भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक एक सेक्शन देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो 2A में क्या डिफाइंड है, 2A में आपका कोड डिफाइंड है। तो कोड में जो है आपका सीआरपीसी आपकी 1898 ही दे रखी है, बट अगर आपके पास नई बेयर एक्ट है तो उसमें आपको सीआरपीसी जो है वो 1973 की जो हम अभी करेंटली यूज़ कर रहे हैं वो सीआरपीसी है। अब ऑब्वियसली वो अगर रिपील हो चुकी है तो जो चल रही है वही होगी ना। तो 2A में आपको कोड की डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन 1 में वही है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। आई डोंट थिंक कि उसको बताने की जरूरत है। 2B में आपको प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बता रखा है कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा। तो कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा ऑफिसर मतलब जो अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सी में प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन दे रखी है और डी में आपको वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दे रखा है। तो बेसिकली उसमें ये बताया कि जो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं बट उसे डिफाइन नहीं किया गया है तो आप उसको सीआरपीसी से रेफर कर सकते हो। जो सीआरपीसी में डेफिनेशन है वही सेम मीनिंग उसका यहाँ पर भी होगा। अब सेक्शन 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 3 और 4 बात किस बारे में कर रहा है? सेक्शन 3 सिर्फ बात कर रहा है कि ड्यू एडमोनिशन दे करके कोर्ट ने किसी जो है अपराधी को छोड़ दिया है। ड्यू एडमोनिशन का मतलब ये है कि सिर्फ डांट फटकार करके। और सेक्शन 4 में क्या बताया गया, प्रोहिबिशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। सेक्शन 3 में क्या है कि जब भी कोई पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी, सेक्शन याद होने चाहिए कौन कौन से सेक्शन इसमें बताए गए हैं। सेक्शन 379, सेक्शन 380, 381, 404 एंड 420 ऑफ आईपीसी, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल जिसकी जो है इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा की नहीं है, सिर्फ फाइन है। ये दोनों चीज़ें हैं अगर आईपीसी के अंदर, और कोई भी उसका प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हो रखा है। तो 3 चीज़ें पता चली। पहले हमें सेक्शंस पता चले, कौन से सेक्शंस, 379, 380, 381, 404 एंड 420, ये सेक्शंस पता चले। और पता चला कि 2 साल से कम की अगर जो है सज़ा दे रखी है, या और सिर्फ फाइन है, या फिर दोनों चीज़ें हैं, 2 साल से कम की सज़ा भी है और जो है फाइन भी अगर लगाया गया है, और कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन उसका नहीं है, कोई भी प्रीवियसली उसे किसी ऑफेंस के लिए अगर कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो ड्यू एडमोनिशन पर कोर्ट जो है उसे छोड़ सकती है। ठीक है, बट ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं कि केस के सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, नेचर ऑफ द ऑफेंस देखा जाएगा और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देखा जाएगा। ये सेक्शन 3 में भी है और सेक्शन 4 में भी है। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं कि कैरेक्टर देखा जाएगा ऑफेंडर का, आपका नेचर ऑफ द ऑफेंस देखा जाएगा, केस के सर्कमस्टांसेस
देखे जाएंगे। ये चीज प्री में पूछ ली जाती है कि कौन सी जो है ये चीजें और या इसमें से कौन सी चीज जो है नहीं मेंशन करी गई है, क्या चीज कोर्ट कंसिडर नहीं करती है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद कोर्ट जो है इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट और रिलीजिंग हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, ना ही कोई पनिशमेंट दी जाती है और ना ही जो है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे करेंगे, क्योंकि प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के लिए यानी कि सेक्शन 4 में जो बातें बताई गई हैं वो अलग है थोड़ी सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 में जो बातें बताई गई हैं ये 404, 420 ये थोड़े से बहुत ज्यादा घातक प्रवृत्ति की ऑफेंसेस नहीं है। 2 साल से कम की सजा है तो समझो कि बहुत ज्यादा कोई ऐसे ग्रीवियस ऑफेंसेस नहीं हुए, तो जिस वजह से कोर्ट सिर्फ डांट फटकार करके छोड़ देती है या जो है उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये पॉइंट है सेक्शन 3 का। सेक्शन 4 का क्या पॉइंट है? सेक्शन 4 में देखो, अच्छा हाँ, एक एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 4। प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब ये नहीं है कि आईपीसी में सिर्फ उसका प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। प्रीवियस कन्विक्शन का ये मतलब है कि अगर सेक्शन 3 के अंडर भी वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए और सेक्शन 4 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए एक्सप्लेनेशन से। देन सेक्शन 4 में कह रहा है कि पावर है कोर्ट के पास रिलीज करने का कुछ ऑफेंडर्स को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। क्या है? अगर जो आपका ऑफेंस है वो पनिशेबल नहीं है डेथ से या फिर एलआई से, तो एक्सपीडियंट है कि उसको रिलीज कर दिया। एक्सपीडियंट का मतलब है इमीडिएटली जो है उसे रिलीज कर दिया जाए प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। कैसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए? डेथ का ऑफेंस नहीं होना चाहिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस नहीं होना चाहिए। रिलीज कर दिया जाएगा उसे, चाहे तो बॉन्ड भरवा करके विद और विदाउट श्योर, मतलब बॉन्ड तो भरवाया जाएगा, विद और विदाउट श्योरिटीज हो सकता है। और ये प्रोबेशन होगा कितने दिन का? 3 साल का होता है। 3 साल से अधिक कभी भी नहीं होगा प्रोबेशन। तो ये सवाल भी बनता है कि जो प्रोबेशन होगा वो कितने पीरियड तक का होता है? प्रोबेशन पीरियड सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कोर्ट तब तक रिलीज नहीं करती है जब तक कि एक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है कि इस बंदे का, ये जो भी बंदा इसके साथ श्योरिटी में है उसका कोई एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबॉर्ड है, मतलब कि कोई एक फिक्स्ड प्लेस है, रेजिडेंस है जहां पर वो रह रहा है, या फिर अपना ऑक्यूपेशन वो कंडक्ट कर रहा है। ये चाहे उस ऑफेंडर का हो जिसको रिलीज किया जा रहा है, या फिर जो है किसी श्योरिटी का हो तो भी चलेगा। ठीक है, जो श्योरिटी दे रहा है। दूसरी बात सबसेक्शन 2 में बताई गई है कि कोर्ट जो है रिपोर्ट को कंसिडर करती है। कंसिडरेशन किसकी रिपोर्ट को? प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को। ठीक है। देन सबसेक्शन 3 में सुपरविजन ऑर्डर के बारे में बता रखा है। तो ये जो सुपरविजन ऑर्डर वाला चीज है ये भी पूछ लिया जाता है कि सुपरविजन ऑर्डर कहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो, व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड द कोर्ट में, इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक, ये ऑफेंडर, अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ऑफेंडर के इंटरेस्ट में है या पब्लिक के इंटरेस्ट में है, इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू, और ये जो है इमीडिएटली कर देना चाहिए, ये चीज जरूरी है, मैंडेटरी है। एक्सपीडियंट का मतलब मैंने इमीडिएटली बोला है, मैंडेटरी उसका मतलब होता है, एक्सपीडियंट का मतलब मैंडेटरी। ठीक है, इमीडिएटली नहीं। पास अ सुपरविजन ऑर्डर इन एडिशन जो है सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकती है, डायरेक्टिंग दैट ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर नेम्ड इन द ऑर्डर। सुपरविजन ऑर्डर बेसिकली एक ऑर्डर होता है जो कि प्रोबेशन ऑफिसर, जो ऑफेंडर है वो प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन के अंडर ही रहेगा ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर। मतलब 1 साल में जो है, अगर 3 साल का मान लो कि उसको प्रोबेशन पीरियड, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड अधिकतम दे सकते, तो अगर उसको मैक्सिमम मिला है तो 1 साल के लिए जो है वो सुपरविजन में रहेगा, एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन, एंड मे इन सच सुपरविजन ऑर्डर इम्पोज सच कंडीशंस एज इट डीम्स नेसेसरी। तो जो भी जो है अगर कंडीशंस नेसेसरी हैं वो जो है उसे उसके ऊपर लगा दी जाएंगी। सबसेक्शन 4 में क्या कह रहा है? जो एडिशनल कंडीशंस की बात करी गई है उसको रिलीज करने से पहले, ठीक है, उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा विद और विदाउट श्योरिटीज, जिसमें कि ये लिखा जाएगा कि आप रेजिडेंस, मान लो 3 साल तक आप अपना रेजिडेंस नहीं चेंज कर सकते। अगर आप प्रोबेशन उसको 3 साल तक का मिला है, 2 साल तक का मिला है, जब तक का भी मिला है, तो अपना रेजिडेंस नहीं चेंज कर सकता। ठीक है। इंटॉक्सिकेंट से वो दूर रहेगा, उसको एब्सटेन किया जाएगा, मतलब अल्कोहल वगैरह वो कंज्यूम नहीं कर सकता। और कोई अगर दूसरा मैटर है जो कि लग रहा है कोर्ट को जरूरी, तो वो कोर्ट ऐसा कर सकती है। फिर सबसेक्शन 5 में क्या बताया गया? सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि ये जो टर्म्स और कंडीशंस हैं ये एक्सप्लेन करी जाएंगी सारी ऑफेंडर को। और फोर्थ का मतलब इमीडिएटली है, मैंने एक्सपीडियंट का मतलब आप लोगों को इमीडिएटली शुरू में बता दिया। फोर्थ का मतलब है इमीडिएटली जो है उसको एक कॉपी फर्निश करी जाएगी, टू ईच ऑफ द ऑफेंडर द श्योरिटी इफ, एक मिनट,
कॉपी फर्निश करी जाएगी, सुपरविजन ऑर्डर की कॉपी उसको फर्निश करी जाएगी टू ईच ऑफ द ऑफेंडर्स, अगर ज्यादा ऑफेंडर्स हैं तो श्योरिटीज इफ एनी, और श्योरिटीज को भी इफ एनी, अगर कोई श्योरिटीज हैं तो, और प्रोबेशन ऑफिसर को। तो 3 लोगों को कॉपी दी जा रही है, कि इसको सुपरविजन ऑर्डर की कॉपी मिल रही है, ऑफेंडर को मिल रही है, श्योरिटी को मिल रही है और प्रोबेशन ऑफिसर को मिल रही है। इन 3 लोगों को कॉपी जो है वो दी जाएगी। तो ये हुआ सेक्शन 4 और सेक्शन 5। अब सेक्शन 3 और सेक्शन 4। अब सेक्शन 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट रहता है, बट सेक्शन 5 में देखो यहाँ पर कोर्ट की पावर दे रखी है कि कोर्ट जो है रिलीज्ड ऑफेंडर्स, जो उन्होंने ऑफेंडर को रिलीज किया है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर, उनको जो है वो कॉम्पनसेशन या कॉस्ट देने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है, बस इतना सा ही इसमें याद रख लो और कुछ नहीं है। सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि ये जो कॉस्ट है ये 421 और 422 ऑफ द कोड से जैसे रिकवर करी जाएगी एज अ फाइन। ठीक है, सीआरपीसी के अंडर। देन सेक्शन 6 इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। अब अगर एक ऐसा ऑफेंस हुआ है which is not punishable with death or life imprisonment, which is not punishable with life imprisonment, ठीक है, तो उसको सेंटेंस नहीं किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट में अनलेस इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। अगर 21 साल से कम के किसी व्यक्ति ने एक ऐसा ऑफेंस किया है विच इज नॉट पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कह रहे हैं कि नहीं पनिशेबल है, तो हम मान सकते हैं कि जो ऑफेंस है वो डेथ से भी पनिशेबल अगर नहीं है तो। ये आप इंटरप्रेट इस तरीके से कर सकते हो, ना करना चाहो तो मत करना, जो लिखा हुआ है उतने को इंटरप्रेट करो कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है देन कोर्ट जो है उसको इम्प्रिजनमेंट के लिए, यानी कि जितने भी टर्म का इम्प्रिजनमेंट है उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं देगी जो भी ऑफेंस उसने किया है, जब तक कि कोर्ट को ऐसा ना लगे कि सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के अंडर उसको छोड़ देना सही नहीं होगा। अगर कोर्ट सैटिस्फाइड है कि ठीक है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर उसको छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, तो कोर्ट रिलीज कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है अगर कोर्ट सेंटेंस कर रही है उस बंदे को जो है 21 साल से कम का जो व्यक्ति है, जो ऑफेंडर है, तो रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। नहीं समझ में आया, एक बार देखो फिर से समझो। अगर 21 साल से कम का कोई पर्सन है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है विच इज नॉट पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर भी छोड़ना भी इसको डिजायरेबल नहीं होगा, तो अगर कोर्ट सेंटेंस कर रही है तो रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि ये फलाने रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको इनको सेंटेंस देना पड़ रहा है। ठीक है, सबसेक्शन 2 में ये बात लिखी गई है कि जो भी है प्रोबेशन ऑफिसर का रिपोर्ट जो है कोर्ट मंगवाएगी और उस रिपोर्ट को कंसिडर करेगी एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट रिलेटिंग टू द कैरेक्टर एंड फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोर्ट देखती है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 7 में सीधी सी बात कही गई, ये इसी तरीके से पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन में बताया गया है कि रिपोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफिसर की वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो सेक्शन 7 में ऐसा बताया गया है कि ये रिपोर्ट जो है सीक्रेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, बट प्रोवाइडेड दैट, इसका एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि सब्सटेंस इस तरीके का है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का कि ऑफेंडर को जानना जरूरी है, ठीक है, ऑफेंडर को जानना जरूरी है, तो उसको अपॉर्चुनिटी देगी कि आप जो है मतलब उसको कम्युनिकेट कर देगी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस का मतलब है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑफेंडर को कम्युनिकेट कर देगी और कोर्ट जो है उससे मतलब कम्युनिकेट करने का मतलब है जो कुछ भी रिपोर्ट में लिखा है तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ लिखा होगा। तो जब एक बार कम्युनिकेट कर दिया तो कोर्ट कहती है कि ठीक है आप इसके अगर एविडेंस लेके आना चाहते हो इसके अगेंस्ट आप लेकर के आ सकते हो। मतलब बेसिकली कम्युनिकेट करने का मतलब भी यही होता है। जनरल रूल क्या है कि कॉन्फिडेंशियल रहती है, ठीक है, बट अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है। फिर सेक्शन 8 में वेरिएशंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन के बारे में बता रखा है। तो अगर एप्लीकेशन, सब सेक्शन 1 में बताया कि अगर एप्लीकेशन लगा दी प्रोबेशन ऑफिसर ने, ठीक है, कि नेसेसरी है कंडीशंस को वेरी करना ऑफ द बॉन्ड, एक्सटेंड करना है या डिमिनिश करना है। अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे मान लो कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड उसको दिया हुआ था, लेकिन अगर प्रोबेशन ऑफिसर को लग रहा है कि नहीं एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा और करना चाहिए, और देर के लिए जो है इसको प्रोबेशन पे रखना चाहिए, तो 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। डिमिनिश कर लो आप, लेकिन 3 साल से ज्यादा आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है जो लिखी हुई है कि बाय extending or diminishing the duration thereof, however it shall not exceed 3 years। किसी भी मैटर में 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, प्रोवाइडेड उसको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड। नेचुरल जस्टिस का फिनोमेना हम लोग जैसे कि फॉलो करते हैं तो उसमें उसको अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर को दी जाएगी। अगर बढ़ा रहे हो तो उसको भाई सुनो पहले कि वो क्या कहना चाहता है, उसका पक्ष क्या है, ठीक है।
सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 2 कह रहा है अगर श्योरिटी रिफ्यूज कर दे कंसेंट देने के लिए, कि मतलब जो वेरिएशन प्रपोज किए गए हैं, जो वेरिएशंस रखे गए कि भाई ये वेरी होना है बॉन्ड में, लेकिन क्या हो रहा है, अब जो श्योरिटी है उस बंदे का, ऑफेंडर का जो श्योरिटी है वो मना कर रहा है, तो अब क्या होगा, जब ऑफेंडर का श्योरिटी मना कर रहा है तो कोर्ट जो है रिक्वायर करेगी ऑफेंडर को कि एक फ्रेश बॉन्ड या तो आप एंटर करिए, ठीक है, या फिर अगर ऑफेंडर रिफ्यूज कर देता है ये चीज करने से या फेल हो जाता है, वो ऐसा नहीं करता है, एक फ्रेश बॉन्ड नहीं देता है, तो कोर्ट जो है उसको सेंटेंस कर देगी जिस ऑफेंस के लिए उसको गिल्टी पाया गया था। समझ में आ गया? श्योरिटी ने मना कर दिया, ठीक है, कि मुझे जो है अब इस बॉन्ड में नहीं रहना है, तो कोर्ट कहेगी ऑफेंडर से आप एक नया बॉन्ड जो है एंटर करिए, ठीक है। नया बॉन्ड भी अगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ऑफेंडर ने कहा नहीं मैं नया बॉन्ड में नहीं एंटर हूंगा, या फिर वो फेल हो गया ऐसा करने से, तो कोर्ट जो है जिस ऑफेंस के लिए उसको उठा करके लेकर के आए थे उस ऑफेंस के लिए उसको जेल में डाल सकती है, सेंटेंस कर सकती है, ठीक। एक बात तो ये हो गई। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 3 कह रहा है कि द कोर्ट विच पासिस ऑन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर इफ इट इज सैटिस्फाइड एन एप्लीकेशन मेड बाय द प्रोबेशन ऑफिसर। अगर प्रोबेशन ऑफिसर ने यहाँ पर एप्लीकेशन लगा ली कि ऑफेंडर का जो कंडक्ट है वो ठीक है, बढ़िया है, तो जो है दैट ही शुड बी केप्ट इफ अननेसेसरी, दैट ही शुड बी केप्ट एनी लॉन्गर अंडर सुपरविजन, तो जो है उसको सुपरविजन पे जो रखा गया था उस पर जो है डिस्चार्ज कर देंगे उसके बॉन्ड वगैरह, मतलब बेसिकली छोड़ दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो है ऑफेंडर का अगर कंडक्ट अच्छा है तो। देन सेक्शन 9 सेज प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बॉन्ड भरवाया गया है उसकी कंडीशंस को बंदा ना फुलफिल करे, तब क्या होगा? अगर उसने सही से कंडीशंस की फुल नहीं करी, देन व्हाट, फुलफिल नहीं करी, तब क्या होगा? तो रिपोर्ट सबसे पहले अगर तो या तो रिपोर्ट आई है प्रोबेशन ऑफिसर की कि भाई इस बंदे ने जो है सही से फुलफिल नहीं किया है, जो भी कंडीशंस वगैरह थी, टर्म्स और कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया है। दूसरी बात अदरवाइज का मतलब है कि कोर्ट को खुद से ऐसा पता चला कि ये बंदा तो निहायती मतलब बदतमीज है और ये ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कंडीशंस जो भी हैं, तो कोर्ट को ऐसा अगर लग गया तो दो चीजें हो सकती है, एक तो अरेस्ट वारंट हो सकता है और समन्स हो सकता है। अरेस्ट वारंट का मतलब है कि कोर्ट पुलिस उठा करके लाएगी, और समन्स का मतलब है कि उसको समन भेजा जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आप कोर्ट में अपेयर हुए, ठीक है। अब जब वो कोर्ट में आ गया है, किसी भी तरीके से आया हो, चाहे वो अरेस्ट वारंट से आया हो या वो समन से आया हो, उसको जो है या तो रिमांड किया जाएगा कस्टडी में जब तक कि केस कंक्लूड नहीं हो जाता, तब तक कि उसको कस्टडी में रखवा लेंगे, या फिर उसको बेल पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है, हियरिंग के बाद की ये बात है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि हाँ भाई इस बंदे ने तो ऑब्जर्व नहीं करी है कंडीशंस, ही हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व द कंडीशंस, तो या तो सेंटेंस कर देगी उसको ऑफिशियल ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसको सेंटेंस कर देगी, या फिर अगर पहली बार उसने ऐसा फेलियर किया है, मतलब पहली बार अगर उससे गलती हुई है, तो 50 रुपए तक का जो है उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, सिर्फ 50 रुपए तक का, क्योंकि ये एक्ट इतना पुराना है इस वजह से 50 रुपए तक का पेनल्टी जो है लगा दी जाएगी। और अगर अब वो बंदा पेनल्टी भी नहीं पे किया है तो जो है उसको सेंटेंस कर दिया जाएगा ओरिजिनल ऑफेंस के लिए। बस इतनी सी बात जो है उसमें कही गई। सेक्शन 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, सेक्शंस देखना चाहो तो देख लेना, नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं भी पढ़ के जाओगे तो चलेगा। अभी देखो सेक्शन 11 में कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो आपको प्रोवाइजो दिया है वो एक बार देख लेना कि प्रोवाइडेड दैट अपीलाट और हाई कोर्ट इन रिविजन, जब रिविजन के लिए जब ये चीज़ जाती है तो अपीलाट और हाई कोर्ट जो हैं वो ग्रेटर पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे जो कि जिसके लिए ऑफेंडर को गिल्टी पाया गया था, might have been inflicted by the court by which the offender was found guilty। तो मतलब इसमें बस यही पूछा जाता है कि क्या ग्रेटर पनिशमेंट हाई कोर्ट या जो है अपीलाट कोर्ट दे सकती, तो नहीं दे सकती, ग्रेटर पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं करी जाएगी। सेक्शन 12 में रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, तो इसमें कहा गया कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर जो है वो बंदा है, मतलब कि वो प्रोबेशन पर बाहर है या उसको ड्यू एडमोनिशन दे करके छोड़ दिया गया, तो इस बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि कहते हैं ना कि सरकार अगर कोई केसेस आप पे चल रहा है तो आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें, इस तरीके कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, इसमें ये बात कही गई। लेकिन अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर तो उसको रिलीज किया गया था, बट उसको सब्सिक्वेंटली ओरिजिनल ऑफेंस के लिए अगर सेंटेंस कर दिया गया है, तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। मतलब जैसे हम बात देख रहे हैं ना कि अगर उसने कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया या कुछ नहीं किया, बॉन्ड में अगर कुछ फेलियर वगैरह किया है और उसको सब्सिक्वेंटली अगर ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर दिया गया है, तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, देन ही इज डिस्क्वालिफाइड। दिस इज बेसिकली व्हाट इट मीन्स। अब सेक्शन 13 है, अब सेक्शन 13 और सेक्शन 14 से सवाल आते हैं,
ठीक है। 14 में क्योंकि ड्यूटीज वगैरह भी सोचो उसमें भी पूछ ली जाती है, क्या कहते हैं आपके प्री में भी, मेंस में तो आता ही आता है लेकिन प्री में भी पूछ लिया जाता है। तो सेक्शन 13 में प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बताया गया। तो 3 चीजें बताई गई है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एज अ प्रोबेशन ऑफिसर, तो वो प्रोबेशन ऑफिसर होता है। कोई ऐसा पर्सन जिसको किसी सोसाइटी के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया गया एज अ प्रोबेशन ऑफिसर एंड दैट सोसाइटी इज रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी ऐसा कर रही है। तीसरी बात क्या है कि अगर एक्सेप्शनल केस है तो कोई दूसरा पर्सन इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज फिट, अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है एज अ प्रोबेशन ऑफिसर के लिए फिट है तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो 3 तरीके बताए गए, ठीक है। हाँ, a court which passes an order under section 4 or the district magistrate of the district in which the offender for the time being resides may at any time appoint any probation officer in the place of the person named in the supervision order, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन बस आपका इंपॉर्टेंट है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रेसिडेंसी टाउन को एक डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा और उस प्रेसिडेंसी टाउन के जो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माना जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट का, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और सब सेक्शन 3 में ये बताया गया कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कहेगा वैसा प्रोबेशन ऑफिसर को करना पड़ेगा, बस इतनी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सेक्शन 14 में आपको ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बताया गया। तो ये इंक्वायर करेगा विद व्यू टू असिस्ट द कोर्ट, ठीक है। सुटेबल मेथड क्या होगा डील करने के लिए प्रोबेशनर्स से, तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा। सुपरवाइज करेगा प्रोबेशनर्स को और एक सूटेबल एम्प्लॉयमेंट जो है उनको ढूंढने में मदद करेगा। एडवाइस या असिस्ट करेगा कि कॉम्पनसेशन जो है किस तरीके से पेमेंट होना है, कॉम्पनसेशन और कॉस्ट का, जो कि सेक्शन 5 में कोर्ट लगा रही थी। और एडवाइस और असिस्ट करेगा उन पर्सन्स को जिनको रिलीज कर दिया गया अंडर सेक्शन 4 या फिर अगर कोई दूसरी ड्यूटीज उसको प्रिस्क्राइब करी गई हैं तो वो। सेक्शन 15 में बताया गया कि प्रोबेशन ऑफिसर्स जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। ये बात आपको याद रखनी है कि कौन से सेक्शन में दे रखा है। सेक्शन 16 में बताया गया प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या प्रोबेशन ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं चल सकती है जहां पर वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 17 में पावर टू मेक रूल्स किसके पास है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि किसके पास है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है अप्रूवल लेगी किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब वो कोई रूल्स जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बना सकती है, ठीक है। क्या रूल्स बना सकती है वो देख लेना एक बार। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर देखना चाहो तो ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर किस तरीके से होंगी, ये सारी चीजें, ठीक है। देन सेक्शन 18 में बताया गया है सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन एनैक्टमेंट, सो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस। इस एक्ट में कोई भी ऐसी अगर चीज है तो वो कोई भी इस एक्ट में कुछ भी अगर है तो वो अफेक्ट नहीं करेगा सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट, सेक्शन 31 को नहीं करेगा अफेक्ट। और सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। और जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बॉस्टर स्कूल को भी जो है ये पर्टिकुलर एक्ट इफेक्ट नहीं करेगा, वो जैसे चल रहे हैं वो वैसे चलेंगे। ये एक्ट अपना काम कर रहा है, उस पर इसका कोई असर नहीं है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पर इसका कोई असर नहीं है। सेक्शन 19 में क्या बताया गया, सेक्शन 360 ऑफ द कोड डू नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 और सेक्शन 360 ऑफ द कोड shall cease to apply to the states or parts thereof in which this act is brought into force। तो जहां पर ये एक्ट लागू हो चुका है, जहां पर ये जैसे कि हम सेक्शन 1 में पढ़ते हैं ना कि जो स्टेट पे अगर लागू होना है तो वो ऑफिशियल गैजेट में अपना नोटिफिकेशन वगैरह निकालेंगी। तो जहां पर ये वाला एक्ट लागू हो चुका है वहां पर सेक्शन 3 जो है वो सेक्शन 360 जो है वो लागू नहीं होगा, ठीक है, ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। दैट विल लागू नहीं होगा मतलब इट विल सीज टू अप्लाई, ठीक है, वहां पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के हिसाब से चलेंगे, बेसिकली इट मीन्स दिस, ओके। देन हम आते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का रिविजन अच्छी तरीके से हुआ होगा। आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन पे पढ़ते हैं, 10 जो है इसमें आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे। कोई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बड़ा एक्ट नहीं है ये। सबसे पहले तो इसके बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। तो असेंट जो है इसको मिली थी आपके प्रेसिडेंट की 23 दिसंबर 1986 और एनफोर्समेंट हुआ था 2 अक्टूबर 1987 को, तो गांधी जयंती वाले दिन। तो ये गांधी जयंती से एक दिन पहले है, बस जो है इसका किसका फर्क है, ईयर का फर्क है, तो वो आपको याद रखना है। और दिस इज एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986। तो IR की असेंट कब मिली थी, 23 दिसंबर 1986
23 दिसंबर 1986 और इसका एनफोर्समेंट क्या है 2 अक्टूबर 1987 एंड इसका जो एक्ट नंबर है दैट इज 60 ऑफ 1986। ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, एक्ट नंबर पता होना चाहिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कहाँ से जो है एक्ट नंबर कब पूछ लें आप लोगों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड कर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को भी अब इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, अब सेक्शन 2 में क्या कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो ए, बी और सी, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लॉज ए में बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, नोटिस आएगा, सर्कुलर आएगा, लेबल आएगा, रैपर आएगा और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जिसमें कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है मेड बाय एनी मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक। ये पूछा जाता है, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैम्पल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वही बांटना, सैम्पल्स के तरीके से बांट रहे हैं या किसी भी तरीके से बांट रहे हैं, और भले ही फ्री हो या पेड हो। अदरवाइज का मतलब है फ्री, आप या तो फ्री दे रहे हो या पेड दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो फ्री में बेच रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनडिसेंटली कोई भी ऐसी चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो विच इज रिप्रेजेंटिंग द वुमेन इन एन इनडिसेंट वे, तो दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अच्छा, इसका प्रियम्बल जो है वो प्रियम्बल आपको पढ़ के जाना है, दोनों एक्ट का, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का भी और इसका भी। एक बार प्रियम्बल हम इसका देख लेते हैं पहले। An act to prohibit indecent representation of women through advertisement, ये एक्ट क्यों बनाया गया? बेसिकली प्रियम्बल से आपको पता चल जाता है क्या एक्ट को ऑब्जेक्टिव है, तो आप चाहो तो आप मेंस में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि प्रोहिबिट किया जा सके indecent रिप्रेजेंटेशन महिला का थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट्स जो अश्लील वगैरह एडवर्टीजमेंट्स वगैरह बनते हैं उसको जो है प्रोहिबिट करने के लिए, या कोई पब्लिकेशंस वगैरह हैं, कोई राइटिंग्स हैं, कोई पेंटिंग है या कोई फिगर्स इस तरीके के हैं, इन एनी अदर मैनर, किसी भी और तरीके से, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो ये तो हुआ कि इस वजह से जो है वुमेन का एक इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंटेशन ना हो सके, तो इस वजह से इस एक्ट को बनाया गया। प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का भी एक बार प्रियम्बल देख लो। An act to provide for the release of offenders on probation or after due admonition and for matters connected therewith। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया? ताकि ऑफेंडर्स को रिलीज किया जा सके ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ठीक है, तो आसान है कुछ, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है प्रियम्बल में पढ़ने के लिए। ठीक है, देन 2B हम लोगों ने देख लिया। 2C में 2C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब बताया गया। तो कोई भी ऐसी डिपिक्शन इन एनी मैनर, किसी भी मैनर में कोई भी ऐसा डिपिक्शन है ऑफ द फिगर ऑफ वुमेन, फिगर का मतलब है बॉडी वाला फिगर, उस तरीके से हर फॉर्म और बॉडी, और एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इनडिसेंट और डेरोगेटरी, जो कि लग रहा है देखने से कि इनडिसेंट होगा, इंडिसेंट है या डेरोगेटरी है या डेनिग्रेटिंग है किसी भी वुमेन के लिए, और लाइकली है कि वो डिप्रेव करेगा या करप्ट करेगा या इंजर करेगा पब्लिक मोरालिटी को या उनके मोराल्स को। ठीक है, देन लेबल के बारे में बताया गया। तो लेबल कोई भी एक ऐसी चीज जो कि रिटन है, मार्क्ड है, स्टैम्प्ड है, प्रिंटेड है और ग्राफिक मैटर। देखो, लेबल और आपके ये पैकेज में डिफरेंस है। लेबल और पैकेज सेम नहीं हो सकते। लेबल का मतलब है कि जैसे हम लोग पहले कॉपीज में कवर चढ़ाते थे ना, उस कॉपी में कवर चढ़ाने के बाद वो हम एक लेबल जैसा लगा देते थे, जहाँ पर ये इस तरीके का होता है, क्या बोलते हैं उसको मुझे भी याद नहीं आ रहा, नेम वगैरह, क्लास वगैरह हम लिखते थे, तो ये एक तरीके का लेबल टाइप का हो जाता है। या फिर ऐसे समझो कि ये कोई पैकेज है, ठीक है, उसके ऊपर कोई फलाना यहाँ पर एक लेबल लगा हुआ है कि दिस इज फ्रॉम एंड दिस इज टू, इस तरीके का लेबल। तो ये पर्टिकुलर चीज लेबल हो जाएगी एंड दिस होल इज अ पैकेज। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, कुछ ऐसा बताने वाला था नहीं, बट लोग लेबल और पैकेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होना। लेबल इज अ डिफरेंट थिंग एंड पैकेज इज अ डिफरेंट थिंग। पैकेज इज अ वेरी बिग थिंग, जो कि एक टिन हो सकता है, कोई कार्टन वगैरह हो सकता है, ठीक है, बट लेबल अलग चीज होती है। उसके ऊपर से कोई चीज ऐसी चिपका दी गई है जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रही है उस चीज को लेकर के। जैसे कोई डिलीवरी वगैरह आती है, कुरियर वगैरह में जो स्लिप ऊपर चिपकी होती है वो लेबल होता है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर थिंग, द होल थिंग इज अ पैकेज। ठीक है, तो लेबल का मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, लेबल यहाँ पर देखो क्या बात लिखी हुई है, अफिक्स्ड
टू एनी पैकेज। एफिक्स्ड है ना, ये पूरा पैकेज है तो उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर लेबल अगर एफिक्स्ड है तो वो एक लेबल होगा, कोई चीज़ अगर एफिक्स्ड है तो वो एक लेबल होगा, ठीक है। देन पैकेज इंक्लूड्स अ बॉक्स, कोई बॉक्स हो सकता है, कार्टन हो सकता है, टिन हो सकता है, या कोई अदर कंटेनर हो सकता है। प्रिस्क्राइब्ड 2F में दे रखा है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स, ठीक है। देन सेक्शन 3 says prohibition of advertisement containing indecent representation of women। तो यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है क्या चीज, पब्लिश करने से, और कॉज टू बी पब्लिश और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में जो है कोई भी ऐसे एड का पब्लिकेशन वगैरह नहीं होगा जो कि इनडिसेंट तरीके से, अश्लील तरीके से वुमेन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। देन यहाँ पर पब्लिकेशन पर जो है वो लगा रखा है सेक्शन 3 में किस पे प्रोहिबिशन है, ये इसी तरीके से पूछा जाता है कि सेक्शन 3 में किस पर प्रोहिबिशन लगा रखा है। तो सेक्शन 3 में एडवर्टीजमेंट पर प्रोहिबिशन है और सेक्शन 4 में कोई पब्लिकेशन पर प्रोहिबिशन है। पब्लिकेशन क्या होगा, कोई बुक्स वगैरह हो सकती हैं, नॉवेल्स हैं, पैम्पलेट्स वगैरह हैं, ये पब्लिकेशन की फॉर्म के जो है श्रेणी में आ जाता है। तो पब्लिकेशन अगर कोई है तो कोई भी पर्सन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना ही कॉस्ट भी प्रोड्यूस करेगा, या सेल भी नहीं कर सकता, बेच भी नहीं सकता, हायर भी नहीं कर सकता, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, और सेंड बाय पोस्ट, ना ही पोस्ट से भेज सकता है कोई भी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें दे रखी हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है, अगर आप क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 में देखोगे तो पब्लिक गुड के लिए अगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इंटरेस्ट ऑफ साइंस से रिलेटेड है, लिटरेचर, आर्ट, ये चीज़ पूछी जाती है कि कौन सी चीज़ें जो है एक्सेप्शंस में आती हैं। तो अगर साइंस से कोई चीज़ रिलेटेड है, अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी रिप्रेजेंट हुई है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो इनडिसेंट। जैसे साइंस से मेरा मतलब है, जैसे बायो के क्लास में जो आप जाओगे, अगर कोई बायो का लैब वगैरह होगा तो आपने स्कूल्स में देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी का, मैन का भी होता है, वुमेन का भी होता है, पूरा इंटरनली जो है उनका 3D स्ट्रक्चर बना होता है। आजकल तो 3D स्ट्रक्चर भी होता है, या फिर डॉक्टर्स के यहाँ भी आपने देखा होगा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जो है 3D स्ट्रक्चर होता है ऑफ वुमेन्स इंटरनल पार्ट्स। तो वो सारी चीज़ें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं आती हैं, ये उनका कहने का मतलब है। पब्लिक गुड के लिए का क्या मतलब है कि उससे नॉलेज जो है मिल रही है, तो दैट इज़ फॉर द पब्लिक गुड। तो इंटरेस्ट ऑफ साइंस वगैरह हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, लर्निंग के लिए, तो ये चीज़ें जो है नहीं आएंगी इसमें। और या फिर कोई अगर बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पज़ के लिए रखा गया है तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये चीज़ें आप पढ़ लेना कि इसमें जो है आपका ये जो एक्ट का नाम है कि एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, ये आपको एक्ट का नाम पता होना चाहिए पूरा, ठीक है। कोई टेम्पल है और एनी कार यूज फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडल्स, कोई किसी मंदिर में अगर कुछ भी अगर जैसे एनग्रेव्ड वगैरह चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत ही पुराने मंदिर है वहाँ पर, तो वो इंडिसेंटली रिप्रेजेंट करने का उनको जो है ये नहीं कहा जाएगा कि दैट पर्टिकुलर टेम्पल इज इंडिसेंटली रिप्रेजेंटिंग द वुमेन, ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और या फिर कोई फिल्म है विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बस ये याद रख लेना कि पार्ट 2 में है इस एक्ट के, ठीक है। देन सेक्शन 5 में बताया गया कि पावर है सर्च की और एंटर करने की और सर्च करने की। तो किसके पास पावर है, कोई भी गेस्टेड ऑफिसर है, ठीक है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। क्लॉज ए में बताया गया वो एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सारे रीजनेबल टाइम पर, लेकिन रीजनेबल टाइम पर ये नहीं कि रात में 2 बजे चले जा रहे हैं कहीं पे सर्च करने के लिए, नहीं, सर्च करने का है, उनके पास अधिकार है, लेकिन रीजनेबल टाइम पर आप आइए, ठीक है। देन सीज कर सकते हैं, कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट उन्हें लग रहा है या कोई बुक है, पैम्फलेट है, ये सारी चीज़ें वो सीज कर सकते हैं अगर उन्हें लग रहा है कि ये कॉन्ट्रवीन कर रही है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। देन क्लॉज सी सेज कोई भी रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट को वो एग्जामिन भी कर सकते हैं इफ दे आर बिलीविंग दैट जो है ये एक एविडेंस की तरह वर्क कर सकता है इस एक्ट के लिए, ठीक है, कि मतलब कोई अगर ऑफेंस हुआ है इस एक्ट के अंदर तो वो सीज कर सकते हैं, ये अगर उनको देख करके ऐसा लग रहा है दैट दिस इज यूज्ड एज एन एविडेंस, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस अगर कोई है, मतलब कि ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जैसे आपका और मेरा घर, तो यहाँ पर एंट्री नहीं मिल सकती है, ऐसे नॉर्म आप जो है नहीं आ सकते विदाउट वारंट, ठीक है, वारंट चाहिए होगा यहाँ पर एंटर करने के लिए और सर्च करने के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 में बताया गया प्रोविजंस जो है CRPC के वो अप्लाई करेंगे
सर्च और सीजर में। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सर्च और सीजर में जो है सीआरपीसी के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। सबसेक्शन 3 में बताया गया जब कोई पर्सन सीज कर रहा है कोई भी चीज़ तो ही शैल एज सून एज मे बी, मतलब एज सून एज पॉसिबल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाएगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पर देखो ज्यूरिसडिक्शन को कोई मैटर नहीं बताएगा कि नहीं ज्यूरिसडिक्शन में जो मजिस्ट्रेट है उसको ही देना है, नहीं, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है आप उनके पास जो है उसको दे दीजिए, ठीक है। इन्फॉर्म करेंगे और टेक हिज ऑर्डर्स एज टू द कस्टडी दे, मतलब यहाँ पर सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना है, फिर मजिस्ट्रेट जैसा बोलेंगे, अगर कस्टडी लेने को बोलेंगे या उनको उन तक पहुंचाने के लिए बोलेंगे तो वो चीज़ वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 6 में पेनल्टी के बारे में बताया गया है। तो पेनल्टी ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पेनल्टी से जो है सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें बस इतना बताया गया है कि अगर पहली बार कन्विक्शन हुआ है, पहली बार अगर इस एक्ट के अंदर किसी का कन्विक्शन हुआ है तो 2 साल तक का जो है इम्प्रिजनमेंट है या 2000 रुपये तक का फाइन है। लेकिन अगर सेकेंड कन्विक्शन हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट जो है 6 महीने तक की हो सकती है, लेकिन उसको 5 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, एंड ऑल्सो विद अ फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज, ठीक है। नॉट लेस देन 10,000 से कम का फाइन नहीं होगा, जो कि 1 लाख तक की जा सकता है। तो ये पेनल्टी वाला जो चीज है, 2 चीजें हैं सेक्शन 6 में, आपकी 2 चीजें हैं सेक्शन 6 में। अगर फर्स्ट टाइम कन्विक्शन हुआ है, ये फर्स्ट कन्विक्शन है और ये सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है, तो यहाँ पर 6 महीने की सजा मिल रही है, यहाँ पर 2 साल की सजा मिल रही है, 2 years, और ये 2 years एंड विद फाइन है, तो प्लस होगा यहाँ पर 2 years प्लस 2K का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में 6 महीने से लेकर के 5 साल तक हो सकता है, 6 मंथ से लेकर के 5 years हो सकता है, और फाइन जो है 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का भी हो सकता है। ये बात सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की है, तो ये आपको जो है याद रखना होगा। देखो ये चीज एक बार पढ़ लेते हैं। एंड इन द इवेंट ऑफ अ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म फॉर नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years, 6 महीने से तो कम की नहीं हो सकती और 5 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, एंड ऑल्सो विद अ फाइन, फाइन तो लगेगा ही लगेगा 10,000 रुपीज तक का, नॉट लेस देन 10,000 रुपीज, यानी कि 10,000 से तो कम नहीं होगा, बट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है 1 लाख रुपए तक की। तो ये चार्ट अगर आप बना लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक्शन 7 है, तो ऑफेंसेस बाय कंपनीज। तो ये तो एक यूनिवर्सल सेक्शन है, हर जगह आप देखोगे तो ये सारी बातें बताई गई हैं हर एक्ट में, जहाँ पर भी ऑफेंसेस बाय कंपनीज के बारे में बताया गया है। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि अगर कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है इस एक्ट के अंदर वो एक कंपनी के द्वारा किया गया, तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ, तो मतलब जो इंचार्ज है उस कंपनी का उसको लाइबल किया जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर्स एनी सच पर्सन, तो जिस हम कह रहे हैं ना जिस इंचार्ज को लाइबल किया जाएगा, वहां पर अगर उसने प्रूफ कर दिया कि उसने जो है जो कुछ भी ऑफेंस वगैरह हुआ है उसकी कंपनी में, दैट इज विदाउट हिज नॉलेज, उसको कुछ भी नहीं पता था और उसने ड्यू डिलिजेंस से सारा काम किया है, उसने सारी चेकिंग्स वगैरह करी है, सब कुछ रखा है, अगर वो ये चीज प्रूफ कर दे तो उसके ऊपर से लाइबिलिटी हट सकती है, वरना तो जो है इंचार्ज ही लाइबल होता है, जो कोई भी उस वक्त इंचार्ज था जब ये ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है। तो कौन कौन लाइबल हो सकता है, यहाँ पर ये बात बताई गई है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सबसेक्शन 2 में ये बात बताई गई है, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखनी है। देन एक्सप्लेनेशन में कंपनी और डायरेक्टर के बारे में बताया गया है, तो ये एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेना। डायरेक्टर वाला भी, डायरेक्टर कौन होगा, तो डायरेक्टर जो है मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म, अगर फर्म से रिलेटेड है तो मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म, और कंपनी में मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। सेक्शन 8 में बताया गया है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो भी कुछ ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और बेलेबल होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, कॉग्निजेबल और बेलेबल, कॉग्निजेबल और बेलेबल। सेक्शन 9 से कोई भी एक्शन गुड फेथ में अगर लिया गया है तो कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, या फिर कोई भी ऑफिसर है तो इन तीनों लोगों के अगेंस्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई ऑफिसर है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, उनके अगेंस्ट कोई भी जो है प्रोसिक्यूशन नहीं चला जाएगा अगर उन्होंने गुड फेथ में इस एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स करी हैं। तो पावर किसके पास है, तो यहाँ पर बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 में एक बात कही गई है कि एवरी रूल अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड। जब कोई रूल बनाया गया, ठीक है, कोई रूल मान लो बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अब जो बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईच हाउस के मतलब पार्लियामेंट के हर उसमें जो है पेश करना होगा, वाइल इट इज इन सेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो जो पीरियड ऑफ 30 डेज है, ये थोड़ा सा बहुत अंदर से अगर पूछेंगे तो ये चीज़ पूछ सकते हैं कि कब तक जो है 30 दिन के पीरियड में जो है वो देना है, आपको प्रेजेंट करना है। बाकी सेक्शन 10 से कोई सवाल इस तरीके का आता नहीं है, बट हो सकता है। अब हो सकता है तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। वैसे तो पूछते हैं कि जो है कौन रूल, किसके पास रूल बनाने की पावर है। तो वहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर क्या पढ़ा था कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन ऑफ अवेयरनेस एक्ट में, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रैपिड रिविजन अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। हम लोगों ने पूरा दोनों एक्ट पूरे जो है सही से रिवाइज कर लिए हैं। अगर कोई डाउट आप लोगों को लगता है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।